वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र की अपनी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं और यहाँ हम देखने वाले हैं 5 आर्थिक अवधारणाओं को। और ये जो अवधारणाएं हैं ये कैसी हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात बताई गई है कि बहुत दुखद तथ्य है ये, और दुखद इसलिए है क्योंकि जानकारी का अभाव है। जानकारी अच्छी रहे किसी क्षेत्र विशेष के बारे में तो वहाँ धोखा खाने की या नुकसान होने की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं। लेकिन वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक इलाका जो है ये ऐसा होता है, इससे गुजरता हर व्यक्ति है। आम आदमी जो एकदम साधारण आदमी है, मामूली आदमी है, जो कि रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, वो भी इस व्यवस्था का हिस्सा होता है। वित्त से वो भिन्न कैसे हो सकता है? धन के बिना काम चलेगा नहीं, और धन के साथ आप जुड़ रहे हैं यानी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। और आजकल हर व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है ना। जनधन योजना के बाद से बहुत सारे जो नए खाते हैं वो खुले हैं और लगभग हर देशवासी के पास एक खाता है। उसके बिना काम चलने वाला है नहीं। आधार कार्ड सबके पास है, पैन कार्ड भी बनवाना ये अनिवार्य माना जा रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हम देश की अर्थव्यवस्था में तो न चाहते हुए भी जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो बदलाव वहाँ पर होंगे या जिस भी तरह का बदलाव हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसका प्रभाव पड़ने ही वाला है। लेकिन हम उसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं। हमें लगता है कि आर्थिक मामलों से हमें क्या मतलब है, हम तो बस जाकर बैंक में पैसा जमा कर लेते हैं, जब आवश्यकता होती है तो कार्ड मशीन में डालते हैं, उतार लेते हैं या चेक से उतार लेते हैं, बस काम खत्म। लेकिन पैसा कैसे सर्कुलेट होता है और पैसे का निवेश कैसे करना है, कहाँ पर कैसे करना है, ये सब जागरूकता लोगों के अंदर नहीं होती है। तो वो ये सोचते हैं कि हम अर्थव्यवस्था की झंझट से दूर हैं, वित्तीय मामलों की उतनी समझ मेरे पास नहीं है तो हम इससे दूरी बना के रखते हैं। लेकिन वो उससे जुड़े रहते हैं और जानकारी के अभाव में उनको नुकसान होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ठीक ठाक जानकारी वित्तीय मामलों की होनी चाहिए, ये अनिवार्य हो गया है। यहाँ पर कुछ आर्थिक अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है जो कि आप सभी को मालूम होनी चाहिए। मतलब एक प्रशासक को तो मालूम रहेगा ही, उसके अलावा आम आदमी को भी मालूम होना चाहिए। तो पहली है अवसर लागत, ठीक है। और यहाँ एक मुहावरे का इस्तेमाल इसलिए किया गया है ताकि आप बेहतर समझें कि जीवन में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता है, यानी हर चीज़ की एक कीमत होती है, ठीक है। मतलब कोई भी सामान अगर या कोई भी वस्तु आपको मिल रही है तो उसका कुछ न कुछ मूल्य आपने चुकाया होगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की कोशिश करते समय हमें ट्रेड ऑफ शब्द के बारे में समझना चाहिए। ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है, देखिए ये शब्द जो है ना, इसमें टेक्निकल जैसे कीवर्ड्स होते हैं, अर्थशास्त्र में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। वही बात है, कीमत चुकाने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपया है, आप बाजार में गए, उतने का आपने राशन खरीद लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, किराने की दुकान पे अपना 500 का नोट त्याग दिया, यानी उसे दे दिया और बदले में आपको सामान मिल गया। तो वही बात है, आपको 500 छोड़ना पड़ा और बदले में जो आपने लिया उसे लेकर आप घर आ गए। तो यहाँ इस हाथ लेना और उस हाथ देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। कई बार कंपनियों के लुभावने विज्ञापन आते हैं कि ये चीज़ फ्री है, 1 साल तक हमारी सेवा फ्री है, लेकिन वो भी अपनी कीमत वसूल लेती है, बस आपको पता नहीं लग पाता है। तो इसीलिए वित्तीय समझ का होना आवश्यक है। अब तरकीब यह पहचानने में सक्षम हो रही है कि आप कब कुछ छोड़ रहे हैं। याद रखें कि निष्क्रियता भी एक कीमत है। निष्क्रियता का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, तो समय आपका जा रहा है, और समय तो सबसे कीमती चीज़ है ना। समय ऐसा मूल्य होता है जो कि लौटाया नहीं जा सकता। जितना खर्च हो गया वो वापस नहीं आएगा आपके पास। तो ये निष्क्रियता की कीमत है। यहाँ सोने के लिए अगर आप कक्षा छोड़ रहे हैं तो अग्रिम लागत यह है कि सीधे कक्षा के लिए ट्यूशन में भुगतान करिए। मतलब ये है कि आप क्लास बंक कर रहे हैं अपनी, वहाँ पे अच्छा लेक्चर चल रहा है, बढ़िया जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाया जा रहा है, लेकिन आप क्लास में नहीं जाके कैंटीन में अपना समय पास कर रहे हैं या घर पे सो रहे हैं आराम से। हालांकि गार्जियन आपके सोने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए सो रहे हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है, या तो आप ना पढ़ें और परीक्षा में कम अंक आए तो वो एक कीमत है ना, और नहीं तो फिर आप उसे समझने के लिए दोबारा अगर मास्टर साहब से कहेंगे तो मास्टर साहब भड़क जाएंगे कि तुम थे कहाँ। तो ऐसे में आप ट्यूशन क्लास ज्वाइन करेंगे, कोचिंग जाएंगे और कोचिंग वालों को अतिरिक्त पैसा देंगे। तो मतलब ये है कि कहीं से अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं तो उसकी कीमत आपको कहीं ना कहीं चुकानी पड़ेगी। अगर आप पढ़ने से पीछा छुड़ा रहे हैं और नींद अच्छी लेना चाह रहे हैं, रात भर खूब तान कर सो रहे हैं, तो उसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी लोग पढ़ रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन रुकेगा, फिर आप परेशान होंगे, बार बार अटेम्प्ट देंगे। तो वही बात है। दूसरा है आपूर्ति और मांग।
सीधा कॉन्सेप्ट इसका भी है, हालांकि इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। मतलब आपूर्ति होगी, और आपूर्ति किस हिसाब से होगी, जैसे डिमांड है, सप्लाई और डिमांड का जो नाता है वो आपस में बिल्कुल समानुपाती संबंध जैसा होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मतलब डिमांड उसी आधार पे, डिमांड ही ये तय करती है कि आपूर्ति कैसी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति कम है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो सप्लाई हो रही है वो घटी हुई है, लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस वस्तु की कीमत आसमान छूने लगेगी। और डिमांड कम है लेकिन आपूर्ति ज़्यादा हो रही है, जब इसका बैलेंस आपस में नहीं बनता है ना, तो चीज़ें मतलब मूल्य जो है उनमें गिरावट या फिर बहुत तेज़ी आ जाती है। तो अगर जो सप्लाई है वो कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है, तो सीधी बात है कि दाम बढ़ेगा। टमाटर का दाम आसमान छू रहा है। वैसे ही अगर सप्लाई अच्छी खासी है, थोक के भाव सामान आ रहा है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो पड़ा पड़ा सड़ेगा, उसकी कीमत गिर जाएगी। कहा जाता है औने पौने दाम बेचना, तो वही नौबत आ जाएगी, है ना। तो इसमें संतुलन आवश्यक है। कुल मिलाकर यहाँ जो कहा गया कि ये मूल सिद्धांत बताता है कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, मतलब उत्पादक जो है वो बना कर देता है, उपभोक्ता उसका उपभोग करता है, बदले में उत्पादक को उसका मूल्य चुकाता है। तो ये बात है, और ये अनूठा बिंदु है जिस पर कि खरीदार और विक्रेता विनिमय करने के लिए सहमत होते हैं। वही सारी बातें हैं जो आपको अभी बताई। एक बात यहाँ कही गई है, इसे आप देखें, आपूर्ति और मांग भविष्य के विकास की अटकलों। ठीक है, अटकल का मतलब ये है कि भविष्य के बारे में कोई जानता तो है नहीं, बस हम एक अपने मन में रूपरेखा तैयार करते हैं कि भविष्य में ये चीज़ें होंगी, हम यहाँ पर निवेश करेंगे, यहाँ से हम उपभोग करेंगे, चीज़ों का उत्पादन जो है वहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ये सब अटकलें ही होती हैं, जो कि सही भी हो सकती हैं और हमारे मन मुताबिक नहीं भी हो सकती। प्रौद्योगिकी में प्रगति, इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार हैं उनमें कमी, अधिशेष जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। ये सारे ऐसे कारक हैं जिनका कि आपूर्ति और मांग दोनों पर असर पड़ सकता है। अब ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी, तो इसीलिए समझाने के उद्देश्य से एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। अर्थशास्त्र में उदाहरणों का बड़ा महत्व होता है, हालांकि ये हर विषय में होता है, लेकिन इकोनॉमी में चूंकि एकदम टेक्निकल तरीके से किताबी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ उदाहरण अनिवार्य हो जाता है, बिना उदाहरण के आप समझ नहीं पाएंगे। तो कहा गया कि देखिए, अभी तात्कालिक घटना है, पिछली जो गर्मी बीती है उसमें यूएस ने अभी हाल में स्मृति, मतलब यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट, उसके जितनी मेमोरी पीछे की है उसमें अभी तक का सबसे खराब सूखा पड़ा। यूरोप इस समय बहुत सारी जलवायविक विसंगतियों का सामना कर रहा है, तो सूखे का सामना करना पड़ा। और इसमें उपभोक्ता के रूप में आपका आर्थिक ज्ञान आपको इस निर्णय पर ले जाएगा कि भविष्य में खाद्य कीमतें बढ़ेंगी, सीधी बात है, क्योंकि उत्पादन ही ठीक से नहीं हो पाएगा। सूखा पड़ने का मतलब क्या है, खेत में फसल ठीक से नहीं पैदा होगी, फसल को चाहिए पानी, आप सिंचाई से कितना भर देंगे, मौसम का साथ होना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर फसल का उत्पादन प्रभावित होगा, तो निश्चित तौर पर जो खाद्यान्न है उनकी कीमत में इजाफा होगा। अब इसलिए खाने के लिए एक हाथ और एक पैर का भुगतान करने से पहले आपकी अपनी किराने की खरीदारी करें। ठीक है, मतलब ये है कि जो भोजन है, ये कहने का जो तरीका है ना थोड़ा टेढ़ा है, इसमें ये तात्पर्य हुआ कि मूल्य में वृद्धि होगी। तो इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास पर्याप्त धन है, वो जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसको भी चुकाने में सक्षम होते हैं, तो वो निश्चिंत रहते हैं कि चलो बढ़ेगा देखा जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि घबरा जाते हैं, तो वो स्टॉक इकट्ठा करने लगते हैं। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो होता है वो जमाखोरी करना शुरू कर देता है, अगर उसको जरा सा भी अंदेशा हो जाए कि मूल्य बढ़ने वाला है, इस सामान की कीमत बढ़ने वाली है, तो वो जमा करके अपने यहाँ रखना शुरू कर देंगे कि इसकी जो सप्लाई है वो घट जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी, तो उसके बाद जिसके पास ये सामान रहेगा उसी के पास लोग लेने आएंगे, तो फायदा उसको होगा, है ना। तो ये व्यापारी वर्ग के द्वारा ज़्यादा किया जाता है। ठीक, और ऐसे में होता ही है ना कि जितना संसाधन उपलब्ध भी होता है, मान लीजिए कि अभी गेहूं के संदर्भ में यहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन भारत के संदर्भ में होता है तो ज़्यादा समझ में आता। गेहूं की किल्लत, वैश्विक स्तर पर जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से भी, और अपने यहाँ से गेहूं बाहर भेज दिया गया, तो कुल मिलाकर देश में जो गेहूं खाने भर था वो कम हो गया। अब वो इतना कम नहीं था कि जनता तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन होता यह था कि किसानों से छोटे मोटे दाम में खरीद के जो बीच के दलाल होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो अपना स्टॉक इकट्ठा कर लिए थे। अब सारा गेहूं उनके पास हो गया था, और किसान जो है वो बेच के खाली हो गए थे, तो वो अपना सिर्फ खाने भर रखे हुए थे, तो वो बेच नहीं रहे थे। अब ऐसे में जनता भटक रही है, जो शहरी आदमी है, जो कि खेती से नहीं जुड़े हैं और खाने का सामान खरीदते हैं, तो वो बिचौलियों से संपर्क करें, और बिचौलिए जिस दाम में लिए हैं उससे कई गुना ज़्यादा दाम उनसे वसूल के उन्हें बेच रहे थे। तो ये होता है, मांग और आपूर्ति का जब डिसबैलेंस होता है ना, तो ये कंडीशन आती। इसके बाद है कमी।
ये कमी जो है ये मांग और आपूर्ति से ही जुड़ी हुई है। मतलब अवधारणा आपूर्ति और मांग के साथ साथ चलती है। कमी को परिभाषित आप कर सकते हैं। मतलब ये है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। अभी पीछे आप पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे तो उसमें कहा गया था कि अर्थशास्त्र का जो पूरा सिद्धांत है उसमें ये सबसे ज़रूरी बात है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति मनुष्य की लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। हाँ, उसकी आवश्यकता पूरी करने भर प्रकृति के पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर लालच पूरा करना हो तब तो एक ही आदमी को कम पड़ेगा, है ना। तो लालच की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ ये कि आपकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, मतलब जो अपरिहार्य ज़रूरतें हैं, वो अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। तो संसाधन अगर सीमित हैं और आपकी जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आपको कमी का एहसास होगा। तो यही है कमी, प्रैक्टिकली इसको अगर देखा जाए। यहाँ एक पॉइंट बनाया गया है और कहा गया कि दुर्लभ संसाधनों के उदाहरण में, दुर्लभ संसाधन का मतलब जो आसानी से नहीं मिलते हैं, तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उसमें आपका समय है। सबसे पहले समय जो है ये सबसे बड़ा संसाधन है, सबसे बड़ा मूल्य है और सबसे बड़ा धन है। ठीक है, ये लौट कर नहीं आता। जितना समय आपने पीछे गंवा दिया या खर्च कर दिया वो वापस नहीं आ सकता। ठीक है, आपने तय किया था कि आप रात में जग के पढ़ेंगे या सुबह उठकर 3 बजे आप पढ़ाई करेंगे, जैसी आपकी बॉडी क्लॉक है, और आप सोए रह गए। अलार्म बजता गया, आप एकदम बढ़िया कूलर चलाकर या एसी में सो रहे हैं, आपकी उठने की इच्छा नहीं हुई, आपने अलार्म बंद किया, वापस सो गए और सुबह सोकर उठे 8 बजे। तो जो समय आपने पीछे खो दिया है, कीमती समय, वो लौट कर वापस नहीं आएगा। भले ही आप अगले दिन से जग के सुबह पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन वो वाला दिन आपको फिर से नहीं मिलेगा। तो समय सबसे कीमती संसाधन है, इसलिए ये दुर्लभ है, आसानी से मिलता नहीं है। और बाकी धन है और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो भी दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि उनकी मात्रा सीमित है। जितनी कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं, परिमित का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित, जिनको एक सीमा में बांधा जा सकता है, वो अनलिमिटेड खर्च के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी दुर्लभ संसाधनों में आती हैं। अब यहाँ एक अवधारणा है और इसमें ये कहा गया कि हमें किसी वस्तु या सेवा को महत्व देने में ये मदद करती है। संसाधन जितना दुर्लभ होगा, ये सेंटेंस देखिएगा, संसाधन यानी जो रिसोर्सेज हैं वो जितने ज़्यादा दुर्लभ होंगे उनकी मांग उतनी ही ज़्यादा होगी। वही बात है, आपूर्ति अगर कम कर दी जाए तो सामान की जो मात्रा है उसमें कमी आ जाएगी, तो वो क्या होगा, दुर्लभ हो जाएगा। और दुर्लभ होगा तो उसको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो 1 अनार और 100 बीमार वाली स्थिति बनेगी। ठीक, और फिर दाम बढ़ेगा। जो बेचने वाला है वो फ़ायदा कमाने से क्यों चूकेगा, वो तो अपना लाभ लेगा और ज़्यादा लेगा। तो ये मामला है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो आप देख रहे हैं वो है क्रय शक्ति। क्रय का मतलब होता है खरीदना, शक्ति मतलब ताकत, तो खरीदने की ताकत। अब क्रय शक्ति मुद्रा का वह मूल्य होता है, मुद्रा का मतलब करेंसी। अब ये करेंसी आपका रुपया भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मुद्रा का वह मूल्य है जिसे मुद्रा की एक इकाई के द्वारा खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं या सेवाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो मुद्रा आपके पास है, डॉलर है तो ठीक है, यूरो है तो ठीक है, रुपया है, जो भी है, ठीक, उसका एक यूनिट मतलब एक सिंगल पीस, उसके द्वारा जितनी चीज़ें या जितनी सेवाएं आप खरीद सकते हैं उनकी संख्या के रूप में हम इसे व्यक्त करते हैं, वही है क्रय शक्ति। ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें जितने पॉइंट हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे हम क्यों जानें, तो उसके पीछे कारण ये है कि अन्य सभी समान होने की वजह से, मतलब मान लीजिए कि बाकी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, तो मुद्रास्फीति आपके द्वारा खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की संख्या को कम कर देती है। मुद्रास्फीति क्या करेगी, वो आप जो सामान खरीद पा रहे हैं उससे कम खरीद पाएंगे, उसकी वजह से दाम में वृद्धि होगी, और दाम में वृद्धि होगी तो कोई भी चीज़ जो है वो दुर्लभ हो जाएगी आराम से। और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि धन इस बात पर निर्भर कर रहा है कि हम उसे कितना खरीद सकते हैं। ठीक है, और कीमतों में अगर वृद्धि जारी रहती है और बाकी सब समान रहता है तो क्रय शक्ति कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे। जैसे टमाटर का भी हाल हुआ है, एक सामान्य आप सब्जी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। जब पैदावार फिर होगी तो फिर ये इसका दाम नीचे आ जाएगा, लेकिन अभी की जो स्थिति थी उसमें आपने देखा कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट और फूड सप्लाई कंपनियां थीं। इसके बाद है धन के समय मूल्य। ठीक है, धन का समय मूल्य कहना ज़्यादा सही रहेगा। और कोई भी व्यक्ति, छात्र ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो सीखने के लिए इच्छुक है वो छात्र है, तो उसके लिए एक मौलिक सत्य है कि अपने पैसे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए। क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, आजकल बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन सही मैनेजमेंट बहुत लोगों को नहीं आता है। आप कमा लेते हैं, आपको ये लगता है कि बस जो दैनिक ज़रूरत का सामान है उतना खरीद लिया और बाकी बैंक में भर दिया, वही है मैनेजमेंट। कभी कभी बेहिसाब खर्चा कर दिया। तो ऐसे नहीं होता है, एक सही प्रबंधन होता है जिसमें कि आप पैसा उसी जगह लगाएं
तो पैसे के समय मूल्य का जो सिद्धांत है वो ये आपको बताता है कि विशुद्ध रूप से आर्थिक लिहाज से, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो $1 का मूल्य कल के $1 से ज़्यादा है। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, समय की जो चीज़ें हैं वो बीतती जाएंगी, वैसे वैसे धन और मूल्यवान होता जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है। मतलब ये हुआ कि आज अगर आप $1 का निवेश कर रहे हैं, यहाँ डॉलर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ वैश्विक स्तर की बात की जा रही है। तो अमेरिका और अमेरिका का डॉलर जो है वो हमेशा सबके ऊपर हावी रहता है। कहने का मतलब ये, पैसे से आप समझिए, कोई भी मुद्रा हो, डॉलर हो या अपना रुपया हो, उसका जो मूल्य है, कल का जो मूल्य है, वो आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और यही इसमें कहने का मतलब है, क्योंकि उसके ऊपर लगता है ब्याज। ठीक, तो सामान्यतः $1 का निवेश करने पर किसी प्रकार का ब्याज जो है वो आपको प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है, तो निश्चित तौर पर उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ तक हमने जो देखा है वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि हर व्यक्ति को जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहा है, अर्थशास्त्र को जानने की कोशिश कर रहा है, उसे जाननी चाहिए। इसके बाद जो हम देखेंगे वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें कि प्रश्न के माध्यम से दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, प्रश्न के माध्यम से दिया हुआ है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं उनका क्या सही उत्तर हो सकता है या उनके विषय में जानकारी। उसके बाद हम क्षेत्रों को देखेंगे। तो इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।